हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, लाजवाब तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है पदार्थ का वर्गीकरण। केमिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, पदार्थ का वर्गीकरण। तो आज बाबू हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण का छठा क्लास करेंगे। क्या छठा क्लास हो गया? इसके पहले 5 क्लास हम ले लिए हैं इसमें। एक अच्छा, छठा क्लास हो गया। चलो बाबू, तो इसमें ना हम छठा क्लास आज लेने वाले हैं। तो हमें नहीं लगता है कि छठा क्लास होने वाला होगा। देख लेते हैं एक बार, रुक जाइए। इसमें 6 क्लास हम ले लिए हैं क्या? आप लोग बाबू एक बार ना जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए तब तक, ठीक है ना। एक बार फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। में हम लिए हैं क्लास, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास। ये 5वां क्लास में क्लास नहीं हुआ था ना। अच्छा, फिर 5वां क्लास में हुआ है और ये छठा क्लास है। हाँ बाबू, बिल्कुल छठा क्लास है। आज का क्लास ना बाबू छठा क्लास है, यानी कि हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण का छठा क्लास करने वाले हैं आज, पार्ट 6। तो प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए आप लोग क्लास के लिए एकदम। एक बार ना क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, अभी अपनी संख्या को आप लोग बढ़ाइए। आप लोग ना जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। चलो बाबू, तो जल्दी जल्दी से ना आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम एकदम बेहतर तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या करें, आज की क्लास को स्टार्ट करें। तो चलो बाबू, सबसे पहले ना आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। ये पहले तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2 चीज के बारे में। पिछली क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, पिछली क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है। अवयवों को, जो मिश्रण के अवयव होते हैं, ये मिश्रण में अवयवों को कैसे अलग किया जाता है, ये हम आपको बताए थे ना, कि भाई अगर मान लिया जाए कि किसी चीज का मिश्रण है तो उसको अलग कैसे करते हैं। तो ये सब चीज ना हम आपको पिछली क्लास में बता दिए थे। अब देखो बाबू, आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे, सबसे पहला तो बात करेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन का। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज भौतिक परिवर्तन का, और दूसरा नंबर आज हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन का। दूसरा बात करने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन का, दूसरा रासायनिक परिवर्तन का बात करेंगे, ठीक है ना। एक तो बात करेंगे भौतिक परिवर्तन का और दूसरा बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन का। देख लो बाबू, हम लोग समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है और दूसरा समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से एकदम सटीक समझ में आएगा। हम जो अभी एग्जाम्पल देंगे ना, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि भाई भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। समझ में आ गया? चलिए देखो बाबू, सबसे पहले ना हम लोग बात करते हैं भौतिक परिवर्तन का। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भौतिक परिवर्तन का। किसका बात करते हैं? भौतिक परिवर्तन का बात करते हैं कि आखिर भौतिक परिवर्तन होता क्या है। सुन लो बाबू, भौतिक परिवर्तन क्या होता है आपको हम समझाते हैं, आप समझिएगा जरा ध्यान से। हम क्या करते हैं कि 1 गिलास पानी लिए, यानी कि जल लिए, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा, पूरा एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम प्यारे बच्चों क्या किए हैं? जल लिए हैं। अब जो जल है वो बर्फ में बदल गया है। जल किस में बदल गया है बाबू? बर्फ में। ध्यान से सुनिएगा, हम जो जल लिए वो बर्फ में बदल गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ध्यान से सुनिए बाबू, हम जो जल लिए हैं वो किस में बदल गया है? बर्फ में बदल गया है। अब आप लोग ये बताइए कि अगर बर्फ से पुनः जल हम प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त होगा कि नहीं होगा? सिर्फ इतना बता दीजिए। जल से बर्फ बन गया, अब बर्फ से जल प्राप्त होगा कि नहीं होगा? बताओ बाबू जल्दी से, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, ठीक है ना, फटाफट से बताइए।
अगर जल से बर्फ बन गया तो क्या बर्फ से जल बनेगा, हाँ या ना? तो कहिए कि हाँ सर जी, बर्फ से जल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बर्फ जब पिघलेगा बाबू, बर्फ जब पिघलेगा तो बर्फ जब पिघलेगा तो जल बनेगा ना जी। बर्फ जब पिघलेगा तो जल बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। तो बाबू बर्फ जब पिघलेगा तो जल बन जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए, मोमबत्ती है, मोमबत्ती, ठीक है ना। मोमबत्ती को हम क्या करते हैं कि किसी बर्तन में रख करके आग पर उसको गर्म करते हैं तो मोमबत्ती सब पिघल जाता है। मोमबत्ती क्या होता है? पिघल जाता है। तो बउआ मोमबत्ती पिघल गया, क्या हो गया? पिघल गया, पिघल गया। तो अगर मोमबत्ती पिघल गया तो मोमबत्ती के पिघलने के बाद हम पुनः पिघले हुए मोमबत्ती से मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। मोम पिघल गया तो फिर से वो मोमबत्ती बन जाएगा। तो बाबू यहां पर क्या हुआ? पुनः प्राप्त हो गया ना? बताइयो, पुनः प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? यस सर जी, प्राप्त हो गया। ठीक है ना, प्राप्त हो गया ना। चलिए और सुन लीजिए, और एग्जाम्पल है ढेर सारा, ढेर सारा एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं। अगला एग्जाम्पल सुनिए, अगला एग्जाम्पल सुन लो बाबू। जल है और जल में हम नमक मिला दिए। जल में क्या मिला दिए बाबू? नमक मिला दिए। जल है, जल में हम नमक मिला दिए तो क्या बन गया? अगर जल में हम नमक मिला दिए बाबू, एक गिलास है, अब इसमें जल भरा हुआ है, जल में हम क्या मिला दिए? नमक मिला दिए। अब हम जल में नमक को मिला करके घोल दिए, अब उससे वापस नमक प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आराम से हो सकता है। जल को गर्म करेंगे, बाष्प बनकर के उड़ जाएगा, नमक प्राप्त हो जाएगा। तो बाबू यहां से पुनः नमक प्राप्त कर सकते हैं, पुनः नमक प्राप्त कर सकते हैं, पुनः नमक प्राप्त कर सकते हैं। पुनः हम लोग क्या कर सकते हैं? नमक प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हुआ? पुनः हम लोग नमक प्राप्त कर सकते हैं। मतलब प्यारे बच्चों, जल से नमक बना। अब ध्यान से सुनने लायक बात यह है कि जल से नमक बना, नमक से पुनः हम लोग जल में नमक मिला दिए तो इस विलयन से हम लोग पुनः नमक प्राप्त कर सकते हैं ना? यस सर जी, कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिसका परिवर्तन हो जाए लेकिन अपने मूल रूप में पुनः वापस आ जाए उसी को तो भौतिक परिवर्तन न कहेंगे, और जो वापस नहीं आएगा तो उसको कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखिए, जल से बर्फ बन गया, अब बर्फ से पुनः जल बन सकता है तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। मोमबत्ती पिघल करके लिक्विड बन गया, लेकिन फिर जब वह ये जमेगा तो वह मोमबत्ती बन जाएगा, तो क्या हो गया? ये भौतिक परिवर्तन हो गया। जल और नमक को मिलाए, ध्यान से सुनो बाबू, जल और नमक को मिलाए तो एक विलयन तैयार हुआ, उस विलयन से पुनः हम लोग नमक प्राप्त कर लिए तो यह भौतिक परिवर्तन हो गया। क्लियर हो गया? अब सुन लीजिए, अब आपको आगे बताते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब आगे बताते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन का कि भाई रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो बाबू जरा ध्यान से सुनिएगा, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे रहे हैं। अगर एक कागज लिए, ठीक है ना, पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। पहला, कागज का जलना, कागज का जलना, कागज का जलना। अगर एक कागज ले, जैसे मान लिया जाए हमारे हाथ में ये किताब है, हम इस किताब में आग लगा दिए, किताब को जला दिए, क्या जले हुए किताब से क्या जो जला हुआ जो राख बच जाएगा ना, जब ये किताब पूरा जल जाएगा तो क्या बच जाएगा? राख बच जाएगा। तो क्या पुनः उससे हम किताब प्राप्त कर लेंगे? अगर एक कागज को जला दिए तो क्या पुनः हम उससे कागज प्राप्त कर लेंगे? बाबू जल्दी से बताओ, हाँ या ना? जल्दी से बता दीजिए, हाँ या ना? अगर एक कागज को हमने जला दिया तो क्या जले हुए कागज से पुनः कागज प्राप्त हो जाएगा? नहीं प्राप्त होगा ना। तो बाबू कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि जले हुए कागज से पुनः हम लोग कागज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। बाबू ध्यान से सुन लो, अगर लोहा में जंग लग गया, अगर लोहा में जंग लग गया
तो क्या जंग लगे हुए लोहे से, जो लोहा बाहर में हम फेंक दिए, जंग लग गया, सड़ गया, तो क्या उससे हम पुनः बढ़िया लोहा प्राप्त कर लेंगे? जंग लगे हुए लोहे से पुनः हम अगर चाह जाएं कि बढ़िया लोहा प्राप्त कर लें, तो क्या कभी संभव है बाबू? कभी संभव नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ध्यान रखिएगा। तीसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, कोयले का जलना। सुन लो बाबू, तीसरा एग्जाम्पल है कोयले का जलना। कोयले का जलना। अगर हमने कोयला लिया, सुन लो बाबू, हम क्या करते हैं, कोयला लिए, कोयला को जला दिए। अब कोयला जल गया तो राख बच गया। अब क्या उस राख से पुनः हम कोयला प्राप्त कर सकते हैं, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, क्या उस राख से हम पुनः कोयला प्राप्त कर सकते हैं? जल्दी से बताओ बाबू, हाँ या ना? क्या उस राख से हम पुनः कोयला प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर। अच्छी बात है। अब सुनिए, चौथा नंबर, भोजन का पचना। बाबू, हम लोग भोजन किए, खा पी करके पचा लिए, क्या पचे हुए भोजन से पुनः भोजन प्राप्त हो सकता है? अगर हम चावल, जैसे सोचिए हम सब्जी रोटी खा लिए, अब सब्जी रोटी खा लिए, पेट के अंदर चला गया, उपा चुच के निश्चित हो गया। अब चाहेंगे कि हमको कल होकर के पुनः वही वाला सब्जी रोटी प्राप्त हो जाए, तो क्या कभी संभव है? नहीं संभव है। तो बाबू ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। यानी कि जो घटना एक बार घट गया, पुनः अपने पहले रूप में ना आए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ? उसको क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो बताओ, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया? अगर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझ में आ गया हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि गुरुजी कंसेप्ट क्लियर, डबल सी, कॉन्सेप्ट क्लियर। सीसी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आप लोग लिख दीजिए कि हाँ सर जी, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जल्दी से लिख दो बाबू कि सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जल्दी से लिखिए, जल्दी से बाबू लिखिए कि सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फटाफट से लिख दीजिए कि हाँ सर जी, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? चलो बाबू, तो अगर परिभाषा पूछ दे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा बताइए, तो कैसे बताएंगे? सुन लो बाबू, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का अगर परिभाषा पूछ दे, तो परिभाषा हम लोग कैसे बताएंगे, ये आपको हम बता रहे हैं। ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। अगर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा पूछे, तो हम लोग बताएंगे कि किसी पदार्थ में, लिखेंगे किसी पदार्थ में होने वाला वैसा परिवर्तन जिसमें उसके केवल भौतिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होता है। अब जैसे समझिए, यहां पर जल से बर्फ बन गया और बर्फ से पुनः जल बनेगा। तो बाबू, जल से बर्फ बन गया तो सिर्फ इसका भौतिक गुण बदल गया है, सिर्फ भौतिक गुण बदला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि जल से अगर बर्फ बना है, तो यह परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन नहीं है। अस्थायी परिवर्तन उसको बोलेंगे कि अगर एक बार बदल गया तो फिर दोबारा अपने माध्यम में पुनः लौट नहीं सकता है, तो उसको बोलेंगे अस्थायी परिवर्तन। लेकिन यहां पर बाबू अस्थायी परिवर्तन नहीं है, यहां पर अस्थायी परिवर्तन नहीं है, यहां अस्थायी परिवर्तन है। मतलब कुछ देर के लिए बर्फ बना है, पुनः बाद में जल बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कुछ देर के लिए बर्फ बना, पुनः क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो यह क्या है? यह जो आप लोग देख रहे हैं, यह अस्थायी परिवर्तन है, यह अस्थायी परिवर्तन है। यह क्या है बाबू? अस्थायी परिवर्तन है। क्लियर हो गया? जवाब बताइए। ठीक है ना? जैसे मोमबत्ती पिघल गया, तो भाई कुछ देर के लिए पिघला, पुनः उसको मोमबत्ती बना लेंगे पिघले हुए मोम से। क्या है बाबू? अस्थायी परिवर्तन है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? तो बाबू परिभाषा लिखेंगे कि किसी पदार्थ में होने वाला वैसा परिवर्तन जिसमें उसके केवल भौतिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन हो, जबकि उसके मूल संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है।
क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बाबू? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल का बर्फ बनना, मोमबत्ती का पिघलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जल का बर्फ बन जाना, मोमबत्ती का पिघलना, ये सब प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा भौतिक परिवर्तन है। क्लियर हो गया? हाँ या ना? सब बच्चे को समझ में आ गया बाबू? जल्दी से बता दीजिए यस और नो। समझ में आ गया ना? तो ध्यान रखिएगा। प्रिंस राज बाबू पहले ध्यान दे दीजिए ना, हम आपकी बातों को देख लिया। अगर आप एक बार कमेंट कर दिए ना तो बउआ हम कमेंट पढ़ लेते हैं। समझ में आ गया ना? अब जरा देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है। किसी पदार्थ में होने वाला वैसा परिवर्तन जिसमें उसके रासायनिक संगठक, द्रव्यमान आदि में अस्थायी परिवर्तन हो तो उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कागज का जलना, लोहे का जंग लगना, कोयला का जलना, भोजन का पचना, ये सब क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। मतलब जिसमें अस्थायी परिवर्तन हो जाए। सुन लो बाबू, एकदम शॉर्टकट में हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि जिसमें अस्थायी परिवर्तन हो, अस्थायी परिवर्तन हो, जिसमें अस्थायी परिवर्तन हो तो बाबू अस्थायी परिवर्तन होगा तो उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। उसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और अगर अस्थायी परिवर्तन हो तो उसको क्या कहेंगे बाबू? अस्थायी परिवर्तन हो तो उसको क्या कहेंगे? अस्थायी परिवर्तन हो तो उसको कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। उसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। क्लियर हुआ? जवाब बता दीजिए। क्लियर हो गया बाबू? हाँ या ना बताइए जल्दी से। यहां तक सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से बता दो बाबू हाँ या ना। जल्दी से बताइए, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? जल्दी से बता दो बाबू हाँ या ना। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या आप लोग समझ गए? जल्दी से बता दीजिए हाँ या ना। समझ में आ गया ना? यस सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो परीक्षा में एक सवाल आता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखें। परीक्षा में एक महत्वपूर्ण सवाल आता है बाबू कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखें। भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसमें अंतर लिखने के लिए परीक्षा में प्रश्न आता है। तो बाबू भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अगर अंतर लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे एक तरफ भौतिक परिवर्तन और एक तरफ लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना? एक तरफ लिखेंगे भौतिक परिवर्तन और एक तरफ लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन लिखेंगे, इसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। इधर भौतिक गुण में सिर्फ परिवर्तन होता है, इधर बाबू रासायनिक गुण में भी परिवर्तन होता है। इधर लिखेंगे इसमें द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है, इसमें द्रव्यमान परिवर्तन होता है। ध्यान से सुनिए, इसमें द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर पानी 1 लीटर है और अगर 1 लीटर पानी बर्फ में बदला है तो पानी 1 लीटर रहेगा। ऐसा होगा कि ये 1 लीटर पानी ले लिए, उसको बर्फ बना दिए तो वो आधा लीटर हो गया? कभी ऐसा हो सकता है? नहीं ना। मतलब द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गया ना? अगर एक मान लिया जाए कि आधा केजी मोमबत्ती है, आधा केजी का एक मोमबत्ती है, उसको हम पिघला दिए गर्म करके, तो का 1 किलो का हो जाएगा कि आधे किलो का रहेगा? यानी कि द्रव्यमान में परिवर्तन इधर नहीं होता है, जबकि इसमें क्या होता है बाबू? द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जल से अगर बर्फ बना है तो पुनः जले बन जाएगा, मोमबत्ती को पिघलाए हैं तो पुनः मोमबत्ती बनेगा, यानी कि नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि नया पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि नया पदार्थ का निर्माण होता है। क्लियर? अब आगे देखिए, भौतिक परिवर्तन में यह अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन यह अस्थायी परिवर्तन है, जबकि यह अस्थायी परिवर्तन होता है।
भौतिक परिवर्तन अस्थाई है, बताया ना, टेम्पररी है, और लेकिन ये जो है अस्थाई है। समझ में आ गया? अच्छा इधर भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऊष्मा परिवर्तन, जैसे पानी से बर्फ बनाएंगे तो ऊष्मा का तो परिवर्तन हो जाएगा ना बाबू, पानी से बर्फ बनाएंगे तो ऊष्मा का परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि पानी है तो इसका मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर है, और बर्फ बन गया मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। तो बाबू इसमें परिवर्तन ऊष्मा का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऊष्मा परिवर्तन होता है। तो अगर भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर लिखे तो बाबू भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। बोलो बाबू, यहां तक कंप्लीट हो गया? ओके, अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो ना है? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अगर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आप लोग समझ गए हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बाबू आप लोग अब पढ़िएगा बिलियन। बिलियन, बिलियन किसे कहते हैं जल्दी से बताइए? बिलियन किसे कहते हैं? जिसको कि हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बाबू? सॉल्यूशन। बिलियन बोले तो सॉल्यूशन, ठीक है ना? अच्छा अभी आप लोगों को ना हम एक एग्जांपल देकर के बताते हैं, थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए। चलिए बाबू, आप लोगों को ना अभी हम बताते हैं कि किस तरीके से बिलियन बनाते हैं, ठीक है ना? बिलियन किस तरीके से बनाते हैं आप लोगों को ना हम अभी जस्ट बताते हैं। बिलियन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। बिलियन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना? हाँ, बिलियन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। देखो बाबू, 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण जो है वो बिलियन कहलाता है। आप परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांग मिश्रण को क्या लिखेंगे? 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांग मिश्रण को 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांग मिश्रण को बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बिलियन। बिलियन कहते हैं। बिलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांग मिश्रण को बिलियन कहते हैं। क्लियर हुआ? 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांग मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बाबू समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि 1 गिलास हम पानी ले लिए, जैसे मान लिया जाए कि हमने क्या किया बाबू? 1 गिलास पानी ले लिए। 1 गिलास हम पानी ले लिए हैं। अब इस पानी में हम क्या करते हैं कि चीनी घोल लेते हैं। लीजिए, हम 1 गिलास पानी में चीनी घोल लेते हैं। 1 गिलास पानी में हम क्या किए हैं? चीनी घोल लिए हैं, ठीक है ना? अब मान लिया जाए, जैसे देखो बाबू, ये हमारे हाथ में 1 गिलास पानी है, ठीक है ना? हमारे हाथ में आप लोग देख रहे हैं 1 गिलास पानी है। अब इसमें क्या करते हैं? हम चीनी घोल लेते हैं। अब देखिए, आपके लिए चीनी भी मंगाया गया है। आप प्रयोग के बहाने हम थोड़ा शरबत भी पी लेंगे, ठीक है ना? आप ही के इस प्रयोग के बहाने हम थोड़ा सा शरबत भी पी लेंगे रे भाई, ठीक है ना? तो चलिए देखिए, ये हो गया चीनी, और इसमें हम ये हो गया पानी। तो अभी पानी अगर अकेले है तो ये बिलियन नहीं है। पानी अगर अकेले है तो इसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, इसको बिलियन नहीं कहेंगे बाबू। जब इसमें हम चीनी मिलाएंगे, जैसे देखिए इसमें हम क्या करते हैं? चीनी मिला दिए, ठीक है ना? अब थोड़ा सा चीनी को और बचा करके रख लेते हैं। देखो बाबू, अब इसको क्या करते हैं? घोलते हैं। घोलने के लिए क्या इस्तेमाल करें बाबू? घोलने वाला तो कुछ मिलवे नहीं किया रे भाई। तो शरबत, कम से कम आप ही के क्लास के बहाने शरबत आज पीने का हमको मौका तो मिल जाएगा, हैं? घोलने के लिए कुछ ना है जी क्या?
कुछ हो ना है, खोलने के लिए तो कुछ नहीं मिल रहा है बाबू, ठीक है ना। चलो छोड़ दो भाई, जो नहीं मिल रहा है उसको रहने देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हम क्या कर दिए हैं, चिन्नी को घोल दिए। अभी देखिए चिन्नी नीचे बैठा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये चिन्नी देख रहे हैं, नीचे चिन्नी बैठा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, चिन्नी को घोलते हैं, देखते हैं अगर चम्मच का जुगाड़ हो जाए तो चम्मच भी एक मंगवा लेते हैं, पेन से घोल दें, देख लेते हैं भाई। देखो बाबू, हम क्या बना रहे हैं, बिलियन बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम मंगवा रहे हैं, ठीक है ना। चम्मच तो हमको स्टूडियो में नहीं मिल पाया, लेकिन एक चाकू मिल गया है हमको, ठीक है ना। चम्मच तो नहीं मिला बाबू, लेकिन एक चाकू हमको अभी मिल गया है, ठीक है ना। तो हम चाकू से ही क्या करते हैं, घोल लेते हैं। ओके, चाकू से ही हम क्या करते हैं, इसको घोल लेते हैं। तो लीजिए भाई, ये हो गया, कुछ नहीं तो हमको एक चाकू मिला है, हम क्या करते हैं, चाकू से ही इसको घोलते हैं। देखो बाबू, कुछ देर तक अगर ऐसे ऐसे करेंगे ना तो जितना चीनी है उस सब पानी में घुल जाएगा। जितना चीनी आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब कहाँ घुल जाएगा, पानी में। ये चीनी जो है ना ये घुल जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये पूरा चीनी पानी में घुल जाएगा। अभी बहुत सारा चीनी बचा हुआ है, ठीक है। ये पूरा चीनी पानी में घुलेगा, और जब ये पूरा चीनी अच्छे तरीके से पानी में घुल जाएगा तब हम कहेंगे कि बाबू यह एक, अच्छा ये बताइए, अगर चीनी पूरा बढ़िया से पानी में घुल जाएगा तो इस समांगी मिश्रण तैयार होगा कि विसमांगी मिश्रण तैयार होगा, आपको बताना है। बताओ बाबू, इस समांगी मिश्रण तैयार होगा कि विसमांगी मिश्रण तैयार होगा, जल्दी से बताइए। लगभग घुल गया है, छोटा छोटा चीनी का कण और बच गया है, इसको भी घोल लेते हैं। लगभग प्यारे बच्चों घुल गया है। चलिए भाई, ये चीनी जो है ना घुल गया। अब आप देखिएगा बाबू, यह क्या हुआ, दो या दो से अधिक अवयव, मतलब एक अवयव हो गया पानी और दूसरा अवयव हो गया चीनी। और बाबू ये जो मिश्रण तैयार हुआ यह समांगी मिश्रण है, क्योंकि आप ये बताइए समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, आपको बताए थे ना। अगर हम यहां का स्वाद चेक करेंगे तो उतना ही मीठा लगेगा, यहां का स्वाद चेक करेंगे तो उतना ही मीठा लगेगा, यहां का स्वाद चेक करेंगे तो उतना ही मीठा लगेगा। चलिए पी के देखते हैं। बहुत दिन के बाद शरबत पीने के लिए मिला है आज, ठीक है ना, और शरबत बड़ा जबरदस्त बना है। अच्छा ये बताइए, अगर हम इसमें नींबू मिला दें, अगर हम इसमें नींबू का रस थोड़ा सा मिला दें, थोड़ा सा नीमक मिला दें, तो क्या यह एक बिलियन रहेगा कि नहीं रहेगा बाबू। देखो बाबू, अगर हम नीमक भी मिला देंगे वो भी घुल जाएगा, नींबू का रस मिला देंगे वो भी घुल जाएगा, चाहे 2 अवयव मिलावें चाहे 2 से ज्यादा अवयव मिलावें, वो वह 1 बिलियन बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अच्छा आपको भी पिलाए हैं, अच्छा लीजिए भाई पी लीजिए, ठीक है ना, पी लीजिए आप भी, समझ में आ गया। अब सुनिए जरा ध्यान से, क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांग मिश्रण को प्यारे बच्चों बिलियन कहते हैं। हम लोग बिलियन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा अब सुनिए, हम जो प्यारे बच्चे यहां पर बिलियन तैयार किए हैं, ठीक है ना, इसमें हमने क्या मिलाया है, एक तो प्यारे बच्चों चीनी मिलाए हैं और दूसरा क्या मिलाए हैं, क्या लिख रहे हैं, हाँ ठीक है ना, ध्यान से सुन लीजिए पहले इधर। एक तो बाबू हम चीनी मिलाए हैं और दूसरा हम पानी मिलाए हैं, ठीक है ना। एक चीनी मिलाए हैं और दूसरा पानी मिलाए हैं। तो बाबू ये बात बताइए, हम ये जो बिलियन बनाए हैं इसमें ज्यादा क्या मिलाए हैं, ज्यादा इसमें चीनी है कि ज्यादा पानी है, बताओ बाबू। देख लीजिए, चीनी हम एक छोटा सा गिलास से मिलाए हैं जबकि पानी 1 गिलास बड़ा वाला था। तो ज्यादा क्या है इसमें, इस बिलियन में ज्यादा क्या है, चीनी ज्यादा है कि पानी ज्यादा है, बताइए।
इस बिलियन में ज्यादा क्या है जानते हैं? यही वाला सेम चैप्टर ना आपको 12th में भी पढ़ना है, इसलिए हम इतना बढ़िया से बता रहे हैं। यही सेम चैप्टर 12th में पढ़ना है। बताओ बाबू, इसमें ज्यादा चीनी है कि ज्यादा पानी है? कहिए कि सर पानी ज्यादा है, चीनी तो इतना सा मिलेबे किए हैं। तो बाबू चीनी जो है ना कम है और पानी जो है वो ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा होता है, ठीक है ना, जो ज्यादा होता है उसको बाबू विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक, विलायक। और जो कम होता है उसको विलेय कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? विलेय कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनिएगा, बिलियन बनाने के लिए विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक दोनों को मिलाते हैं प्यारे बच्चों, तो यह बनता है बिलियन। क्या बनता है? बिलियन। अंग्रेजी में इसको सॉल्यूशन कहते हैं। अगर विलेय और विलायक दोनों को मिलाते हैं, विलेय किसको कहेंगे? विलेय किसको कहेंगे? विलेय किसको कहेंगे बाबू? जो घुल जाए उसको विलेय कहते हैं, और जिसमें घुल जाए उसको बाबू विलायक कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? जो घुल जाए, तो चीनी घुल गया ना, समझिएगा जरा ध्यान से। अगर हम शरबत तैयार करते हैं, अगर हम शरबत तैयार करते हैं तो चीनी, चीनी क्या हो गया? विलेय हो गया, क्योंकि चीनी घुलेगा। जो घुल जाए उसको विलेय कहते हैं, और जिसमें घुल जाए उसको विलायक कहते हैं। तो बाबू विलायक क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा पानी, विलायक हो जाएगा पानी। तो चीनी और पानी मिला करके बन जाएगा शरबत। तो बउआ शरबत क्या है? तो शरबत एक विलियन है। शरबत क्या है? शरबत एक बिलियन है। समझ में आ गया ना? शरबत क्या है? शरबत एक बिलियन है। तो याद रखिएगा, यहां पर एक सेंटेंस आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना? एकदम 2 लाइन लिखवाते हैं। जो बिलियन में जो घुल जाए, जो घुल जाए उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। जो घुल जाए उसे विलेय कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, जो घुल जाए उसे विलेय कहते हैं। या फिर अच्छा या फिर ये जिसमें घुल जाए, जिसमें घुल जाए, जिसमें घुल जाए उसे क्या कहते हैं? जिसमें घुल जाए उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। मतलब चीनी घुल गया तो जो घुल जाए उसको विलेय, और जिसमें घुल जाए, तो चीनी किसमें घुला? पानी में, तो उसको विलायक कहते हैं। या फिर इसका एक दूसरा परिभाषा ये भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना? एक ये भी लिख सकते हैं कि बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक, उसे विलायक कहते हैं। बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और विलायक कहते हैं। और लिखेंगे बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको कहेंगे विलायक, जिसकी मात्रा कम है उसको कहेंगे विलेय। बोलो बाबू, समझ में आ गया? बोलिए जल्दी से, समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो लिख दीजिए यस सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जल्दी से बाबू, समझ में आ गया ना? अब चलिए आगे बताते हैं। तो अगर परीक्षा में आ जाए ना तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखिएगा। परीक्षा में सवाल आएगा कि बिलियन क्या है, या फिर बिलियन किसे कहते हैं। परीक्षा में सवाल आता है कि बिलियन क्या है या बिलियन किसे कहते हैं, तो आप लोग का जवाब यही होगा। समझ में आ गया ना? अगर पूछेगा कि बिलियन क्या है या बिलियन किसे कहते हैं, तो यही बताइएगा कि 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांग मिश्रण को बिलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समझ में आ गया ना? विलेय और विलायक मिलकर के जिस मिश्रण को बनाता है उसे विलयन कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो हो गया विलेय और दूसरा हो गया विलायक। विलायक में घुलने वाला पदार्थ विलेय कहलाता है,
जो पदार्थ विलायक में घुल जाए उसको विलेय कहते हैं, और जिस द्रव्य में विलेय घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है, विलेय की मात्रा कम, मतलब विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। और ध्यान रखिएगा बाबू, जल के आधार पर अगर बात किया जाए तो विलयन दो प्रकार के होता है। जल के आधार पर विलयन दो प्रकार के होता है। कौन कौन? एक होता है जलीय विलयन और दूसरा होता है अजलीय विलयन। वैसा विलयन, जैसे देखो बाबू, हम क्या किए कि ये जो चीनी था ना, ये जो चीनी था, चीनी को हम पानी में घोल दिए, चीनी को हम जल में घोल दिए। तो वैसा विलयन जिसमें विलेय जो है वो जल में घुल जाए तो उसको कहते हैं जलीय विलयन। जलीय विलयन कहने का मतलब कि विलेय जो है वो जल में घुल जाए। तो बाबू हम क्या किए हैं, इसमें जो विलेय है वो जल में घुल गया। कहने का मतलब यह भी हो सकता है कि विलायक है ना वो जल होना चाहिए। अगर विलायक जल है, विलायक मतलब समझ गए ना, जिसमें विलेय घुलता है उसको विलायक कहते हैं। तो बाबू अगर कोई चीज पानी में घुल रहा है, यानी कि विलायक का काम जल अगर कर रहा है, पानी अगर कर रहा है, तो बाबू उसे कहते हैं हम लोग जलीय विलयन। और अगर विलायक का काम जल नहीं कर रहा है, अगर विलायक का काम जल नहीं कर रहा है तो उसको कहेंगे अजलीय विलयन। क्या बोलेंगे? अजलीय विलयन। मतलब वैसा विलयन जिसमें विलायक जल हो तो उसको जलीय विलयन कहते हैं। जैसे जल और चीनी का विलयन, तो जल और चीनी को मिलाते हैं तो चीनी किस में घुल रहा है? जल में। तो अगर जल में घुल रहा है तो उसको जलीय विलयन कहेंगे। जल और नमक का विलयन, अगर नमक जो घुल रहा है तो उसको बाबू जलीय विलयन कहेंगे। ठीक है ना, उस क्या मतलब वो भी जल में घुलेगा। अच्छा, दूसरा होता है अजलीय विलयन, दूसरा होता है अजलीय विलयन। तो लिखेंगे वैसा विलयन जिसका विलायक जल नहीं हो उसको अजलीय विलयन कहते हैं। जैसे एसीटोन में कार्बन का विलयन। तो बाबू अगर विलायक जल हो तो उसको जलीय विलयन कहेंगे, और अगर विलायक जल नहीं हो तो उसको जलीय विलयन नहीं कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बताओ बाबू, जल्दी से बताइए बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जलीय विलयन और अजलीय विलयन समझ में आ गया ना? चलिए अब सुन लो बाबू, विलयन तीन प्रकार के होते हैं। अब हम आपको ना यहां पर एक बता देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर बात करें विलयन का, अगर बात करें विलयन का यानी कि सॉल्यूशन का, विलयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन को अंग्रेजी में बाबू क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। तो अगर हम बात करें विलयन का यानी कि सॉल्यूशन का, तो ये तीन प्रकार के होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है भाई? एक होता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। दूसरा होता है प्यारे बच्चों अच्छा एक बताओ, अंग्रेजी में ध्यान रखिएगा, ये असंतृप्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? असंतृप्त को अंग्रेजी में कहते हैं सेटुरेटेड, सेटुरेटेड, सेटुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है बाबू, ध्यान रखना आप लोग, दूसरा होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त, संतृप्त विलयन। दूसरा होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को कहते हैं सेटुरेटेड। क्या बोलते हैं? ये हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये हो गया अनसेटुरेटेड, सॉरी असंतृप्त है ना, तो असंतृप्त, ये असंतृप्त को बोलेंगे अनसेटुरेटेड। क्या बोलेंगे? असंतृप्त को बोलेंगे अनसेटुरेटेड, संतृप्त को बोलेंगे सेटुरेटेड, सेटुरेटेड, इसको बोलेंगे सेटुरेटेड। और एक तीसरा होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये होता है अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में सुपर सेटुरेटेड, सुपर सेटुरेटेड। क्या बोलते हैं? सुपर सेटुरेटेड। तो विलयन तीन प्रकार के होता है, ठीक है ना? विलयन प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा तीन प्रकार का होता है, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अब आप समझिए, आपको एक चीज बताते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि आप खाना खाने के लिए बैठे, एकदम सुनिएगा, एग्जांपल समझ में आ जाएगा। खाना खाने के लिए आप बैठे हैं, आपको खाने का इच्छा है 5 रोटी और आपको दिया जाए 2 रोटी।
तो बाबू ये बताओ, 3 रोटी का तो क्षमता अभी भी आप में बचा हुआ है कि आप 3 रोटी खा सकते हैं? खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? यानी कि क्षमता है 5 रोटी का और मिला है आपको 2 रोटी, तो यानी कि और अधिक आप खा सकते हैं, क्षमता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जैसे सोचिए, अच्छा ये बताओ बाबू कि ये जो पानी है और ये जो शरबत है, इसमें बाबू चीनी मिला हुआ है। अगर हम इसमें और चीनी को घोलेंगे, अगर हम इसमें और चीनी को घोलेंगे तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा? बताओ बाबू। जैसे देखिए हम क्या करते हैं ना कि इसमें और चीनी डालते हैं, चलिए बाबू इतना चीनी डाल दिए और, ठीक है ना। चलिए तो पहले इतना चीनी को घोल करके देखते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। इतना चीनी को घोल दिए ना, ये पूरा चीनी इसमें क्या हो गया? घुल गया। ये पूरा चीनी प्यारे बच्चों इसमें घुल गया, समझ में आ गया। और अगर चीनी को इसमें हम डालेंगे, और चीनी को डालते हैं, लीजिए और चीनी डाल दिए। अब और चीनी इसमें घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुल जाएगा, घुल जाएगा ना, घुल जाएगा। अगर हम इसमें और चीनी डालें तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा? और चीनी इसमें डालेंगे तो और चीनी घुल जाएगा। अगर हम इसमें और चीनी डालें तो और घुल जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि भाई, कहने का मतलब क्या हुआ कि असंतृप्त विलयन में क्या होता है, असंतृप्त विलयन में क्या होता है कि अगर विलेय की मात्रा और मिलाएं तो वो और घुल जाए, तो उसको कहते हैं असंतृप्त विलयन। लेकिन आप समझना बाबू, एक समय ऐसा भी आएगा कि ये घुलते 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 एकदम गाढ़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद चीनी अगर डालेंगे ना तो ये नहीं घुलेगा। अभी चीनी डाल रहे हैं तो घुल जा रहा है, लेकिन अगर लगातार हम इसमें चीनी डालते रहें और घुलाते रहें तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी हम इसमें डालेंगे लेकिन वो घुलेगा नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, ये घुल, मतलब कि अब इसमें जगह ही नहीं है कि चीनी को घोल ले। तो वैसे विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। अच्छा अब समझिएगा, जैसे हम आपको खाने वाला एग्जाम्पल दे रहे थे, मान लिया जाए कि हम 5 रोटी खाते हैं और हमको 2 रोटी खाने के लिए दिया है, तो उसको कहेंगे असंतृप्त। हम 5 रोटी खाते हैं और हमको 5 रोटी खाने के लिए मिल गया तो हम कहेंगे संतृप्त। और अगर 5 रोटी खाते हैं और जबरदस्ती हमको कोई 6 रोटी खिला दिया तो उसको कहते हैं अति संतृप्त। कहने का मतलब हुआ कि बाबू अगर हम इसमें और चीनी डालेंगे तो ये और घोला लेगा, समझ में आ गया ना। अगर हम इसमें और चीनी डालें तो इसमें और चीनी घुलेगा, यानी कि यह जो विलयन है यह अभी असंतृप्त विलयन है। हमारे हाथ में ये जो विलयन आप देख रहे हैं यह अभी असंतृप्त विलयन है, समझ में आ रहा है ना। हमारे हाथ में यह जो विलयन आप देख रहे हैं यह असंतृप्त विलयन है। अगर इसमें हम लगातार चीनी डालते रहें, लगातार चीनी डालते रहें, लगातार चीनी डालते रहें, फिर एक समय ऐसा आएगा कि यह चीनी को घोलना बंद कर देगा, तो उस समय जो विलयन तैयार होगा वह संतृप्त विलयन होगा। और बाबू जब चीनी घुलना बंद हो गया, अब कहेंगे कि अब नहीं घुलेगा चीनी, एकदम अंतिम हो गया, कहेंगे कि और घोलेंगे, जबरदस्ती घोलेंगे, हम इसको आग पे चढ़ा देंगे, आग पे चढ़ा करके गर्म करेंगे। अब गर्म करेंगे तो और ना घुल जाएगा, जब आग पर चढ़ा करके इसको गर्म करेंगे तब तो और विलयन घुलेगा, समझ में आ रहा है ना। जब आग पर चढ़ा करके इसको गर्म करेंगे तब तो और विलयन घुलेगा। तो बाबू जब आग पर चढ़ा करके गर्म करें और इसमें चीनी डालें तो और घुल जाए, तो यानी कि हद से ज्यादा हम चीनी घोल दिए, गर्म कर करके चीनी घोल दिए, तो वैसे विलयन को कहते हैं हम लोग अति संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? वैसे विलयन को हम लोग कहते हैं अति संतृप्त विलयन। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, तीनों का परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे। पहला हो गया संतृप्त विलयन, जिसको कहते हैं सैचुरेटेड। तो बाबू किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो और उस विलयन में विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब इसमें अगर हम और चीनी डालें, अगर घुलना बंद हो जाए, तब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाएगा। लेकिन असंतृप्त किसे कहते हैं? तो वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोलने पर घुल जाए। अगर विलेय की और मात्रा डालें और अगर यह घुल जाए तो उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। उस विलयन को क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो इस विलयन को हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर हुआ? चलो बाबू, ठीक है ना।
इस विलयन को क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। और सुनिए, अति संतृप्त किसे कहते हैं बाबू? तो जब संतृप्त विलयन के ताप को बढ़ाया जाता है, जब हम इस पानी को गर्म करेंगे। अब देखिए, जब ठंडा था तो चीनी घुलना बंद हो गया था, लेकिन जब तापमान को बढ़ाएंगे तो ये और थोड़ा सा घोल लेगा चीनी को, कहेगा कि भाई गर्म कर दिया है तो लाओ जरा घुला लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर प्यारे बच्चों गर्म कर दें, चूंकि जाहिर सी बात है कितना ही घुलना बंद हो जाएगा, गर्म करेंगे तब तो थोड़ा बहुत घुलेगा ना। तो जब ताप को बढ़ाएंगे, और अगर ताप को बढ़ाने पर बाबू, अगर ताप को बढ़ाया जाता है तो विलय की और अधिक मात्रा घुल जाती है। तो इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर हुआ? इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो बाबू आप लोगों को समझ में आ गया? जवाब बताइए। तो संतृप्त और असंतृप्त विलयन अस्थायी होता है, जबकि असंतृप्त विलयन क्या होता? अति संतृप्त विलयन अस्थायी होता है। तो बाबू बताओ आप लोग, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त क्या आपको याद हुआ, हाँ या ना? संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त क्या आप लोगों को याद हुआ? जल्दी से बताइए, यस और नो, जल्दी से बताओ बाबू। संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त क्या याद हुआ? यस और नो, हाँ या ना? बोलो बाबू, याद हो गया? ये जो हम आपको विलयन बता रहे थे, ये पदार्थ के घुलने के आधार पर बता रहे थे, ठीक है ना। ये जो हम आपको विलयन बता रहे थे, यह पदार्थ के घुलने के आधार पर बता रहे थे कि पदार्थ के घुलने के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होता है। पदार्थ के घुलने के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है। अगली क्लास में अब हम आपको बताएंगे कि विलयन के कणों के आधार पर विलयन भी 3 प्रकार के होता है, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। तो बाबू अगली क्लास में अब हम आपको फिर से 3 प्रकार के विलयन बताएंगे, लेकिन वो अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। आज के लिए बताइए आप लोग कमेंट करके कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। जल्दी से बाबू, आज का क्लास कैसा लगा? आज का क्लास कैसा लगा? जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए। आज का क्लास कैसा लगा बाबू? फटाफट से आप लोग बता दो जल्दी से। मस्त लगा ना? चलो बाबू, तो अब मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों हम आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।